मैं दुल्हन बनी हाल में बैठी दूल्हे का इंतजार कर रही थी कि तभी अचानक से शोर मचा। सब मुझे बुरा भला कह रहे थे कि ये मानूस है, लड़का निकाह वाले दिन भाग गया था। मेरे अपने भी मुझे कोस रहे थे कि तभी हाल में बैठा एक शख्स उठा और मेरे वालिदैन को निकाह की पेशकश की। वालिदैन ने बिना जांच पड़ताल कैसे मेरा निकाह करके मुझे उसके साथ रुखसत कर दिया। वो लड़का काली रंगत का दरमियाने कद का आदमी था जो टैक्सी चलाता था। दूल्हे को देखकर मेरे होश उड़े थे कि तभी वो मेरे करीब आया और ऐसी बात की कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो तो मैं दुल्हन बनी ब्राइडल रूम में बैठी थी। सभी मुझे देखकर मेरी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे तुम पर बहुत रूप चढ़ा है। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग बेहद तेज था। जो भी देखता कहता तुम्हारे शोहर को तुमसे बेतहाशा मोहब्बत होगी। आज तू जितनी हसीन लग रही हो, तुम्हारे शोहर के हाथों तुम्हारी खैर नहीं है। और मैं ऐसी बातों पर मुस्कुरा रही थी। दिल में जज्बात जन्म ले रहे थे। बस एक बार मैंने एहसन की तस्वीर देखी थी और उस पर फिदा हो गई थी। वो बेहद खूबसूरत नौजवान थे और पिछले 6 माह में उनसे गैबाना मोहब्बत करने लगी थी और दुल्हन बनी बैठी उनके मुंतजर थी। मेरे होश उस वक्त उड़ने शुरू हुए जब वक्त गुजरने लगा और मेरी बारात नहीं आ रही थी। मेरे वालिद बेहद परेशान थे और वालदा बार बार मेरी सास को फोन कर रही थी, लेकिन उनके घर से तो कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। अब तो मुझे भी परेशानी होने लगी थी, आखिर वो लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। मेरे वालिद ने मेरे छोटे भाई को उनके घर भेजा ताकि पता करे कि क्या वजह है, और जो भेजा ताकि वजह सामने आई थी उसने तो गोया मेरी जान निकाल के रख दी थी। वो कहने लगा कि ऐसा न जाने कहाँ भाग गया है, सुबह से ही घर में नहीं है, हम उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। मेरा भाई कहने लगा कि वो शादी के मौके पर कहाँ जा सकता है। वो कहने लगे हम नहीं जानते, लेकिन पता नहीं कहाँ गया है, हम उसी के मुंतजर हैं। जैसे ही वो आएगा तो बारात लेकर आ जाएंगे। एहसन का छोटा भाई कहने लगा कि भाई तो इस रिश्ते पर राजी नहीं थे, अम्मा अब्बा ने जबरदस्ती रिश्ता किया था इसलिए वो भाग गए हैं, हमें नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। उसका ये कहना था कि उसकी माँ ने उसे घूरने लगी, लेकिन मेरा भाई समझ गया था अब मेरी बारात कभी नहीं आएगी। जब ये बात उसने हाल में आकर मेरे वालिदैन को बताई तो वो लोग वहीं पे दिल पकड़ कर बैठ गए। रोना धोना मच गया था। सब लोगों में ये चकमकियां होने लगी। कोई मुझे मनहूस कहने लगा और कोई लड़के वालों को बुरा भला कहने लगा। मेरे वालिद के दिल में बेतहाशा दर्द उठने लगा था। ये देख कर मैं ब्राइडल रूम से बाहर आई, अपने वालिद को संभालने लगी, रोने लगी। मेरी बड़ी 2 बहनें अपने शोहरों के साथ आईं, लेकिन बजाय उनके शोहर मेरे वालिद को संभालने के मुझे ही बुरा भला कहने लगे कि ऐसी लड़की की कोई इज्जत नहीं होती जिसकी बारात वापस चली जाए। उल्टा मेरी बहनों को ताने देने लगे जैसे कि सारा कसूर मेरा हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी ये मेरे सब अपने हैं जो मुझे बुरा भला कह रहे थे। उस वक्त एक नौजवान उन मेहमानों से उठा था जो कहने लगा कि इस लड़की से मैं निकाह कर लेता हूँ। ये सुनना था कि पूरे हाल में खामोशी छा गई थी। मेरे वालिद उस नौजवान को देखने लगे। उसकी रंगत अच्छी खासी सांवली थी, कद दरमियाना था, जिस्म भरा हुआ था, उसके चेहरे के नक्श तक बदे थे। बगैर उस नौजवान में कोई भी खूबसूरती न थी। एक आम सा नौजवान था, लेकिन मेरे वालिद के लिए किसी नेमत से कम न था। मेरे वालिद ने ये तक नहीं पूछा कि वो कौन है, कमाता क्या है और कितना कमाता है।
क्या करता है, बस फौरन से कहने लगे कि मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता जो तुम हम पर कर रहे हो। मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती थी, ये भी नहीं कह सकती थी कि मैंने 6 माह एहसन के ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे, जो कि देखने में अच्छा खासा हैंडसम और खूबसूरत नौजवान था। मैं भला कैसे उस शख्स के साथ शादी कर सकती थी। मेरे बाबा को बस मेरे मसले का एक ही हल नजर आता था कि कोई भी आए और मुझसे निकाह कर ले और मुझे अपने साथ रुखसत करवा के ले जाए ताकि उनकी इज्जत रह जाए। उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हो बेशक हो जाए, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। रोते हुए मैंने एजाब कबूल किया था और जब मैं उसके साथ रुखसत होकर बाहर आई तो पीले रंग की टैक्सी देखकर मेरा दिमाग चकरा के रह गया था। उसने टैक्सी का फ्रंट डोर खोला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये देखकर मेरा दिल था जैसे किसी ने मट्टी लेकर मसल दिया हो। वो एक टैक्सी ड्राइवर था और यहाँ पर शादी अटेंड होने वाले मेहमानों को छोड़ने आया था और उन मेहमानों ने उसे रोक रखा था कि वापसी भी वो उसी टैक्सी पर वापस जाएंगे, इसलिए उन्होंने उस टैक्सी ड्राइवर को हाल के एक कोने वाले टेबल पर बिठा दिया ताकि मेरी शादी का खाना वो खा कर जाए। पर मैं नहीं जानती थी कि मुझे उसी टैक्सी ड्राइवर के साथ रुखसत होकर उसके छोटे घर के अंदर जाना पड़ेगा। एक पसंदमानदा से इलाके के एक छोटे से घर के बाहर वो टैक्सी खड़ी हुई। फ्रंट सीट से उतरकर अपने घर का ताला खोलने लगा, फिर मेरी साइड का दरवाजा खोला। मैं किसी बेजान मुजस्मे की तरह उसे देख रही थी और अपनी किस्मत पर आंसू भी नहीं बहा सकती थी। उसके घर में दाखिल हुए तो घर क्या था, बस सर छुपाने की जगह थी। सीमेंट का बना हुआ सहन था जो कि बहुत छोटा था। उसके एक तरफ छोटा सा बावर्ची खाना बना हुआ था, सामने एक ही कमरा था। जब उसने मेरा हाथ थामा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई यूं भी मेरी जिंदगी में आ सकता है हादसाती तौर पर, और वो भी ऐसा शख्स जिसे मैं देखना भी पसंद न करूं, वो मेरी जिंदगी का हकदार बन जाएगा। उसके सामने हाथ में मुझे अपना हाथ बिल्कुल बेमैनी लग रहा था। मेरे आंसू टप टप बहने लगे क्योंकि मेरा जब्त उससे ज्यादा न था। मैं रोने लगी। वो मुझे अपने कमरे में ले गया जहां एक साफ सुथरी चादर एक पुराने से पलंग पर बिछी हुई थी। वो पलंग डबल बेड से छोटा था। दीवार गिर अलमारी थी और छोटा सा ड्रेसिंग टेबल, और दीवार पर एक छोटा सा शीशा लगा हुआ था, और छोटे से कमरे में बस इतनी ही चीजें आ सकती थी। मैंने एक नजर उस कमरे पर डाली और मेरी आंखों में आंसू रवानी से आने लगे। कितनी बदकिस्मत थी मैं और कितना बुरा नसीब लेकर पैदा हुई थी। अभी कुछ घंटे पहले मैं खुद को खुश नसीब समझ रही थी। मेरी बहनें मुझ पर रक्श कर रही थी कि रुबीना का रिश्ता तो हम तीनों बहनों में सबसे अच्छे घर में हो रहा है और उसका शोहर भी हम दोनों के शोहरों से ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ देर पहले मैं खुद पर गुरूर कर रही थी, उतरा रही थी उसका हकदार एक ऐसा शख्स होगा। उसने मुझे बेड पर बिठा दिया, कहने लगा आपके लिए पानी लेकर आऊं। मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो फौरन उस कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब अंदर आया तो एक गिलास पानी मुझे पकड़ा दिया। स्टील का गिलास देखकर मुझे याद आने लगा कि आज तक मैंने कभी स्टील के गिलास में पानी नहीं पिया था। मैं अपनी तीनों बहनों में बेहद खूबसूरत थी और नखरा भी मुझ में बहुत ज्यादा था। आज तक मैंने बर्तन नहीं धोए थे क्योंकि मैं कहती थी कि बर्तन धोने से मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। कभी रोटी नहीं बनाई थी कि इतनी गर्मी में मेरा रंग खराब हो जाएगा, मेरे खूबसूरत चेहरे पर दाने बन जाएंगे। अगर मेरा कोई बहन भाई मुझे स्टील के गिलास में पानी देता तो मैं गिलास पकड़ कर जमीन पर पटक देती कि मेरे लिए हमेशा शीशे का गिलास लाया करो। मैंने उसके हाथ से स्टील का गिलास
पकड़ा, बस 2 घूंट पानी पिए थे और वापस उसे पकड़ा दिया। उसने पानी का गिलास एक तरफ रखा और मेरे सामने बैठ गया। कहने लगा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। मैंने दिल में सोचा, ठीक ही तो कह रहा है, मेरे साथ ये निकाह होकर बहुत बुरा हुआ था। मेरा बाप निकाह करने से पहले देख तो लेता कि वो अपनी हसीन व जमील खूबसूरत बेटी दे किसको रहा है। अरे अगर एहसन भाग गया था तो जरूरी तो नहीं कि मैं कुंवारी ही बैठी रह जाती। मेरे लिए कोई और भी तो अच्छा रिश्ता आ सकता था। पकड़ के मुझे एक टैक्सी ड्राइवर के साथ ब्याह दिया। मेरे आंसू तो यूं रवां थे कि जैसे खुश्क नहीं होंगे। वो कहने लगा, बस भी कर दें, आपको रोता देख कर मुझे दुख हो रहा है। मैंने सोचा, हाँ तुम्हें दुख होगा, तुम्हारी आज की रात जो ज़ाय हो जाएगी। तुम तो चाहोगे मैं जल्द अपना रोना बंद कर दूं ताकि तुम मेरे साथ अपनी रात को हसीन बना सको, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं चाहती थी कि कुछ अरसा उसके साथ यूं ही जिंदगी गुजारूं और फिर उससे खुला लेकर वापस अपने मैके चली जाऊं। मैं उस शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। उस नौजवान का नाम अली था। निकाह के वक्त तो मुझे नहीं पता चला क्योंकि मैं गैब दिमागी से बैठी हुई थी। बस उस वक्त अब्बा को अपनी इज्जत का पास रखना था और मैंने उन्हें बलि का बकरा बनाने के लिए मिल गई थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि उसका क्या नाम था। उसने 500 के नोट मेरे हाथ पे रख के कहने लगा, ये आपका हक मार है। शायद टोटल 5000 थे। मुझे याद आने लगा कि एहसन की वालदा कह कर गई थी कि हम 10 तोला जेवर हक महर लिखवाएंगे। मेरी आंखों से आंसू गिरकर उन पैसों पर गिरने लगे। मैंने वो पैसे एक साइड पर रख दिए। मैंने कहा, बात सुने। वो कहने लगा, जी कहीं। मैंने कहा, मैं अभी किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आप ज़हनी तौर पर अभी किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, लेकिन जो आपका हक है वो तो मुझे देना ही है। ये कहकर उसने अपना तकिया उठाया, अपना लिफाफ उठाया और कमरे से बाहर चला गया। फरवरी का महीना था, इसलिए गर्मी नहीं थी। मैं बेड पर लेट गई, लेकिन उस उरूसी लिबास में सोना मेरे लिए आसान काम नहीं था। मैंने अपने जेवरात रोते हुए उतारे थे, फिर अपना दुपट्टा उतार के एक तरफ रख दिया। अलमारी खोल कर देखी तो वहाँ पर सिर्फ मर्दाना कपड़े थे, लेकिन फिलहाल मेरी मजबूरी थी। मैंने उस शख्स का एक जोड़ा निकाला और वो पहन लिया और बेड पर लेट कर सो गई। सुबह फजर की अजान मुझे सुनाई दी थी, लेकिन मैं नींद में थी। फिर ऐसे लगा जैसे कोई कमरे में आया हो। मैंने अपनी आंखें बमुश्किल खोल कर देखी तो वो शख्स कमरे में मौजूद वॉशरूम में वजू कर रहा था। उसके बाद एक नजर मुझे देखकर जेब से अपनी टोपी निकाली और कमरे से बाहर चला गया। अब तो मैं जाग चुकी थी, इसलिए सोचा कि नमाज भी पढ़ लेनी चाहिए। मैंने उठकर वजू किया, फजर की नमाज पढ़ी, लेकिन जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाए तो सिसकियों से रोने लगी कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो मेरी शादी इस शख्स से हो गई जो मुझे एक आंख अच्छा नहीं लगता था। उस नौजवान में कोई भी तो खूबी नहीं थी और मैंने हमेशा एक खूबसूरत नौजवान के ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे जो कि बुरी तरह से चकनाचूर हो चुके थे और उसकी करचियां मुझे आंखों में चुभती हुई महसूस हो रही थी। सुबह जब वो टैक्सी चलाने के लिए बाहर निकलेगा तो मुझसे कहने लगा कि मैंने फ्रिज में खाने पीने का सब कुछ रख दिया है, आपको जो भी बनाना हो आप पका सकती हैं। मैं खामोश होके बैठ गई थी। उसका छोटा सा घर देखने लगी। मेरे माँ बाप ने तो मुझे पलट कर पूछा तक नहीं था कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। मैं जब भी अपनी गुज़श्ता जिंदगी को याद करती मुझे रोना आने लगता था। बार बार मैं अपने रब से एक ही सवाल करती थी कि मेरा क्या कसूर था जो मेरी शादी ऐसे शख्स के साथ हो गई। शाम को जब वापस आए तो मैंने बस दाल ही बनाई थी। उसने चुपचाप वो दाल खा
ली और चंद छापर मेरी तरफ बढ़ा दिए। कहने लगा, इसमें कुछ खवातीन के कपड़े हैं। पहनने के लिए मुझे ज्यादा अंदाजा तो था नहीं, इसलिए जो समझ में आया मैंने ले लिया। 2 दिन से आपने मेरा लिबास पहना हुआ है और इस हुलिया में मैं आपको बाहर नहीं ले जा सकता। फिर कहने लगा, इसमें एक छापर में बुर्का भी है, उसे पहन लीजिएगा। मैंने कहा, मुझे आदत नहीं है। कहने लगा, डाल लेंगी तो हो जाएगी। मैंने कहा, मुझे ऐसी ना तो कोई आदत है, ना ही मैं डालना चाहती हूँ। मैंने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया था। फिर मैं किचन में आ गई, बर्तन धोए और वैसे ही कमरे में आकर बैठ गई। उसने वही छापर जो बाहर रखे थे अंदर लाकर रख दिए। कहने लगा, इन कपड़ों में से एक महरून कलर का जोड़ा भी है, वो पहन लीजिएगा। ये सुनकर मेरा दिल हलक में आया था। मैंने जैसे ही वो छापर खोल कर देखा तो एक हल्का फुल्का फैंसी सा जोड़ा था जिसका कलर महरून था। उसके साथ महरून चूड़ियां भी थी, महरून कलर की लिपस्टिक भी थी और कुछ मेकअप भी था। फिर मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। मुझे झरी झरी सी आने लगी थी। मैंने कहा, मैं आपके साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं बना सकती। कहने लगा, अब तो काफी दिन गुजर चुके हैं। मैंने कहा, देखे मेरी बात सुने, मुझे आप पसंद नहीं, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। जो कुछ हुआ वो हादसाती तौर पर हुआ था। कहने लगा, मैं जानता हूँ सब कुछ वैसे नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था, लेकिन हो तो चुका है। आपको मेरे भी जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। और रही मोहब्बत की बात, तो मोहब्बत हमेशा शादी के बाद ही होती है। आप उसे पहन लें, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं उसके साथ ऐसा कोई भी ताल्लुक कायम नहीं करना चाहती थी। 1 घंटे बाद वो कमरे में आए तो मुझे उसी पुराने पीले में देखकर कहने लगा, आपने कपड़े क्यों नहीं बदले? मैंने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, आप चाहें तो मुझे छोड़ सकती हैं। मेरा ये कहना था कि उसके माथे पर बाल पड़े थे। बड़े गुस्से में मुझे देखने लगा। कहने लगा, मैंने आपको अपनी इज्जत इसलिए नहीं बनाया था कि आपको छोड़ दूं। सबके सामने इंसान छोड़ने के लिए नहीं अपनाता। मैंने कहा, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि वो एक मजबूरी थी। प्लीज इस रिश्ते को अपने सर पर सवार मत करें। मेरा और आपका कोई भी जोड़ नहीं है। अच्छी खासी तालीम याफ्ता हूँ, नौकरी करके अपना गुजारा कर सकती हूँ। कहने लगा, ठीक है, मैं आपको वक्त दे देता हूँ। कितना वक्त चाहिए आपको? मैंने कहा, मुझे फैसला चाहिए। दे सकते हैं तो बड़ी नवाजिश होगी आपकी। मेरी ये बात सुनकर वो वापस बाहर चला गया। अगले रोज मैं सहन में बैठी चाय पी रही थी जब सामने किसी की आवाज मुझे सुनाई दी। मैंने देखा तो एक खूबसूरत नौजवान सामने छत पर खड़ा मुझे इशारे कर रहा था। अपनी उंगलियों के इशारे से ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं बेहद खूबसूरत हूँ। हालांकि ये हरकत गैर इखलाकी थी, लेकिन वो नौजवान काफी हैंडसम किस्म का था। फिर इशारे इशारे से उसने मुझसे मेरा फोन नंबर मांगा। मैंने उंगलियों के इशारे से उसे फोन नंबर बता दिया। ऐन उसी वक्त घर का दरवाजा खुला था। अली अंदर दाखिल हुआ। वो नौजवान भी अपनी छत से नीचे उतर गया। दूसरी नजर अली ने उस छत पर ही डाली थी। मुझसे कहने लगा, यहाँ मत बैठा करें, सामने बहुत ही छिछोरे किस्म के नौजवान रहते हैं, काम धंधा कोई है नहीं, मोहल्ले की लड़कियों को परेशान करते हैं। मैंने दिल में सोचा कि जो भी करते हैं मेरा तो वक्त गुजर ही जाएगा। कम अजा कम शक्ल व सूरत में अली से तो कई दर्जे बेहतर है। मैंने अब रोज का मामूल बना लिया था। जैसे ही अली बाहर जाता मैं उस लड़के से इशारे में बातचीत करने लगती। एक बार तो रात के वक्त उसका फोन आ गया। कहने लगा, जब से तुम्हें देखा है मैं तो तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया हूँ। मैंने कहा कि अच्छा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कहने लगा, हाँ मुझे पता है, तुम उस काले से बदसूरत से ड्राइवर की बीवी हो। पता नहीं कितनी खूबसूरत बीवी कैसे मिल गई, लेकिन तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती हो गई। मैंने कहा, ये बात तो है, ज्यादती तो मेरे साथ हुई है, लेकिन अब क्या कर सकती हैं? वो कहने लगा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हारी हर
हर ख्वाहिश मैं पूरी कर सकता हूँ। मैंने कहा, देखो, मैं तुमसे सिर्फ फोन की हद तक ताल्लुक रखना चाहती हूँ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि मैं एक शरीफ लड़की हूँ। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा, ठीक है, हम सिर्फ बातचीत तक ही अपना ताल्लुक रखेंगे। मैंने भी उसकी बात मान ली, क्योंकि अब मुझे अपना दिल तो लगाना था और उस ड्राइवर से मैं अपना दिल लगा नहीं सकती थी। मैंने उस लड़के से फोन पर बातचीत करनी शुरू कर दी। वो मेरी बहुत तारीफें करता था, कहता था कि मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, और मैं उसकी तारीफें सुनकर बहुत खुश होती थी। मेरा शौहर वैसे भी मेरे कमरे में नहीं सोता था, बाहर चारपाई पर जाकर लेट जाता था। मुझे बस ये करना होता था कि उसके कपड़े प्रेस करने होते थे, उससे करती थी और ना ही उसके करीब आती थी। ज्यादातर वो लड़का मुझसे रात को बात करता था। उसका नाम फहद था, नाम भी अच्छा था। एक बार कहने लगा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैंने कहा, रोज तो देखते हो। कहने लगा, वैसे नहीं, करीब से ऐसा करते हैं कि किसी होटल या रेस्टोरेंट पे मिलते हैं। मैंने कहा, ना बाबा ना, मुझे डर लगता है। कहने लगा, जब प्यार किया तो डरना क्या। मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बस बातें करती हूँ। कहने लगा, वो भी करने लगोगी। कहने लगा, मुझ में क्या कमी है, अच्छा खासा तो हूँ। मैंने कहा, हाँ, अच्छे खासे खूबसूरत हो, लेकिन कमाते तो कुछ नहीं हो। मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें सिर्फ खूबसूरती से गर्ज होना चाहिए और वो मेरे पास है। मैंने कहा, खाली पेट इश्क अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर तुम कुछ करने लग जाओ तो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। कहने लगा, एक ड्राइवर की बीवी होके तुम्हारे इतने नखरा है। मैंने कहा कि आज तक मैंने उसे अपने करीब नहीं आने दिया। मेरी ये बात सुनकर कहने लगा, मैं कैसे यकीन कर लूं। मैंने कहा कि मैं तुमसे कह तो रही हूँ। कहने लगा, सबूत दो इस बात का। मैंने कहा, मैं ऐसा सबूत तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। फिर हंसने लगा, कहने लगा, वो भी तुमसे एक दिन ले लूंगा। मैंने कहा, देखो, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मेरे साथ हद में रहकर बात किया करो। कहने लगा कि मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है, लेकिन मेरा वादा है, कटी पतंग की तरह तुम खुद मेरे पास आओगी। मैंने क्या सोच से तुम्हारी। कहने लगा, देख लेना, मैं की बातों में बड़ी कशिश होती है, औरत किसी शम्मा की तरह पिघलने लगती है, फिर नहीं देखती कि गुनाह क्या है और सवाब क्या है। मैंने कहा, लेकिन मैं ऐसी हरगिज नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा, अगर ऐसी न होती तो अपने शोहर को कभी भी इनकार न करती, उसे कबूल कर लेती, अपनी किस्मत का समझ कर उसे अपना लेती, ये समझ लेती कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए उसे ही बनाया था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। कब तक तुम खुद को इन ख्वाहिशात से दूर रख सकती हो। मैं तुम्हारे अंदर ऐसी आग लगा दूंगा कि तुम किसी पके हुए फल की तरह मेरे दामन में आ गिरोगी और खुद मुझसे ये कहोगी कि फहद, मुझे अपनी मोहब्बत से सैराब कर दो। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसकी बातें बड़ी बुरी लगती थी। मैंने फोन बंद कर दिया। अगले रोज अली मुझसे कहने लगा कि तैयार रहना, हम खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाएंगे। मैं तैयार हो गई, काफी दिन से बाहर नहीं गई थी, इसलिए सोचा कि खाना खाने में तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए, वहाँ पर लोग हमें देख रहे थे। हालांकि वो एक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर आया था। एक कोने वाले टेबल उसने मुंतखब किया था ताकि मैं आराम से खाना खा सकूं। वहीं उसने मुझे बारीक सोने का छल्ला भी दिया था। कहने लगा, ये रूनमाई का तोहफा समझ के रख लो। बेशक ये ज्यादा कीमती नहीं था, लेकिन मैंने उसका दिल रखने के लिए पहन लिया। कहने लगा, बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया। खाने का मेनू कार्ड उसने मेरी तरफ बढ़ा दिया था। मैंने कहा कि तुम अपनी हैसियत के मुताबिक जो चाहे मंगवा लो। मेरे लहजे में अब भी हकारत थी। कहने लगा, ये दावत मैंने तुम्हारे लिए की है, जो चाहे मंगवा लो। उसकी बात सुनकर मैंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा।
देखा। मैंने कहा कि तुम मेरी दावत अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहने लगा कि तुम्हें जो मंगवाना है मंगवा लो, मेरी जेब में इस वक्त अच्छे खासे पैसे हैं, तो ही मैं तुम्हें इसी रेस्टोरेंट में लाया हूँ। शायद उसने पिछले 2-4 महीने की अपनी सारी जमा पूंजी आज ही उड़ानी थी। मैंने ऑर्डर कर दिया। खाना मैंने खूब सैर होके खाया था, क्योंकि सब चीजें मेरी पसंद की थी। लेकिन आइसक्रीम खाते हुए थोड़ी सी आइसक्रीम मेरे कपड़ों पर गिर गई। मैं वॉशरूम में अपना दुपट्टा धोने के लिए चली गई, लेकिन जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, वहाँ पर एक जवान खड़ा था। मुझ पे फिक्रे कसने लगा, तंग करने लगा। मैंने उसे खरी खरी बातें सुना दी, लेकिन मैं नहीं जानती थी वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे वॉशरूम में ही ले जाएगा। मैंने चिल्लाना शुरू किया तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और वॉशरूम में ही मेरे साथ नाजेबा हरकतें करने लगा कि अचानक से वॉशरूम का दरवाजा खुला था। सामने अली खड़ा था। ये सब देखकर उसकी आंखों में तो जैसे खून सा उतरा था। वो फौरन से मेरे पास आया और वारन उस लड़के को उसने इतना मारा कि मार मार के लहूलुहान कर दिया। बहुत से लोग वहाँ जमा हो गए थे। रेस्टोरेंट का मैनेजर तक आ गया था। फिर उसने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। पहली बार मैंने अली को इतने गुस्से में देखा था। घर आते मैंने देखा कि उसका हाथ काफी जख्मी हो चुका था। उस लड़के ने भी अली को मारा था। उसके होंठ के करीब जख्म भी था। पहली बार मुझे एहसास हुआ था। मैंने कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी लड़ने की? कहने लगा कि शुक्र करो कि मैंने उसे जान से नहीं मार दिया। अगर वहाँ का अमला और मैनेजर ना पहुँचता तो वो लड़का मेरे हाथों से मर जाता। मैंने कहा, इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे, पता नहीं मैं उससे क्या सुनना चाहती थी और क्यों सुनना चाहती थी। कहने लगा, तुम मेरी इज्जत हो और लानत है ऐसे मर्द पर जो अपनी इज्जत की हिफाजत न कर सके, और लानत है ऐसी औरत पर जो अपने शोहर के होते हुए गैर मर्द के सामने अपने आप को 2 टके का करके पेश करे, और जो हुस्न उसके शोहर के अलावा गैर मर्दों के लिए हो वो उस गंदगी की तरह होता है जिस पर हर मक्खी आकर मुंह मारती है। और तुम देख सकती हो कि हमेशा गले सड़े फल पर ही मक्खियों का जम इकट्ठा होता है। औरत के हुस्न की मिसाल भी ऐसी है। अगर उसके शोहर के लिए मखसूस रहे तो किसी कीमती असासे की तरह है, वरना गले सड़े हुए फल की तरह है। फिर कहने लगा कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती असासा, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम पर बुरी नजर डाले, इसलिए मैं बुर्का लाया था। तुम पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, तुम खुद को महफूज समझोगी। ये कह के वो कमरे से बाहर चला गया। आज फिर फाहद की कॉल आई थी, लेकिन मुझसे बात ही नहीं हो पाई। पता नहीं क्यों अली की बात मेरे कानों में गूंज के सब्र करो। मैंने उसे दिलासा दिया था, मगर मुझे इल्म नहीं था कि हुमैरा ने सच कहा था या मन घड़त कहानी सुना दी थी। खैर, फिर हुमैरा की पेशी का दिन आ गया था। हुमैरा को अदालत में पेश किया तो जज ने रिपोर्ट देखी तो कहने लगा, आपका हाथ कैसे टूटा था? तब हुमैरा फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने सारी दास्तान सुना दी। मेडिकल रिपोर्ट में ये भी साबित हो चुका था कि हुमैरा पर बड़े लिए अरसे से तशद्दुद होता आया था। उसके जिस्म की कई हड्डियां टूट गई थी। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, मगर वो सब कुछ छुपा कर बची हुई थी। वो मरना चाहती थी। उसका बेटा उससे बिछड़ गया था और मैं उसे कसूरवार समझ रही थी, लेकिन वो बेचारी तो बेकसूर निकली थी। अब मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। खैर, चंदा और मजीद अदालती कार्रवाइयाँ हुई। उसके बाद अदालत ने यह फैसला किया कि होता हुआ महसूस हो रहा था। वो मेरे लिए फूलों के गजरे लाया था जो मैंने मुस्कुराकर अपनी कलाइयों में पहने थे। वो मुझे हैरत से देखने लगा। मैंने कहा, मैं बहुत कीमती होना
चाहती हूँ, क्या आप मुझे अनमोल कर देंगे? मेरे सवाल पर उसने मेरा हाथ थाम लिया। अली की मोहब्बत ने मुझे अक्सर बदल के रख दिया है। मैं 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगी हूँ क्योंकि अली भी नमाज का आदी है। मैं पर्दा करने लगी हूँ क्योंकि अली को पसंद है। पाकीज़ा रिश्ते की कशिश कभी खत्म नहीं होती, हमेशा कायम रहती है, और गुनाह की कशिश कभी खत्म नहीं होती, हमेशा कायम रहती है। और गुनाह के बाद इंसान को खुद पर गुनाह का बोझ हमेशा महसूस होता रहता है। मैं अब खुद को खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे अली जैसा शोहर मिला। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद इस तरह की सबक अमवाज कहानियाँ और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।